हेलो एवरीवन, हमारी चल रही थी एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में हमारा स्टार्ट क्या हो गया था, वेदांग, जिसमें हम स्मृति खत्म कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का, महाकाव्य। क्या रहेगा, महाकाव्य। कितने महाकाव्य हैं हमारे वैदिक संस्कृति के, कितने हैं? 2। क्या रहेगा हमारा आज का टॉपिक, महाकाव्य। कितने महाकाव्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। ठीक है, कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। देखो बेटा, क्या था, जो हमारी लौकिक संस्कृति है, इसका जो आरंभिक महाकाव्यों में ना रामायण और महाभारत का ही नाम आता है। अगर हम इन दोनों महाकाव्यों की रचना का काल देखें तो इनका जो रचना काल का टाइम आता है वो आता है आपका 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी माना गया है। ये माना गया है इनका। जैसे रामायण को हम क्या कहते हैं, रामायण को हम आदि काव्य भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आदि काव्य। क्या बोलते हैं रामायण को? आदि काव्य। अगर हम इसके रचयिता की बात करें, इसके रचयिता कौन है आदि काव्य के, यानी कि जिसको हम आदि कवि भी बोलते हैं, आदि कवि भी बोलते हैं, कौन है वो? आपके महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इनको क्या बोला जाता है? इनको आदि कवि भी बोला जाता है। कौन थे वो? आपके वाल्मीकि। ठीक है। और अगर हम बात करें कि भी जैसे लौकिक संस्कृति है, उसकी भाषा में काव्य रचना का आरंभ कब हुआ, तो इन्हीं के टाइम पे हम ये कह सकते हैं, इन्हीं के टाइम पे हम ये कह देंगे कि लौकिक संस्कृति में संस्कृति में नहीं, संस्कृत कह दो, लौकिक संस्कृत में। संस्कृति तो फिर कल्चर हो गया ना। लौकिक संस्कृत भाषा में काव्य रचना का आरंभ आरंभ और प्रारंभ में क्या डिफरेंस होता है? आरंभ होता है जो पहली बार आरंभ हो, और प्रारंभ होता है जो चीज पहले हो पर वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई हो पर उसको दोबारा रिस्टार्ट किया गया, उसको बोलते हैं हम प्रारंभ। लेकिन आरंभ होता है जो पहली बार हो। ठीक है। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, लौकिक संस्कृति भाषा में काव्य रचना का आरंभ हुआ था। अगर हम दूसरी तरफ बात करें महाभारत की, तो महाभारत के रचयिता किनको माना जाता है, किनके द्वारा रचित है महाभारत? सबको पता है, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन पूरा नाम इनका है। ठीक है। और आपकी जो महाभारत है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इतिहास काव्य के नाम से जानते हैं। जैसे उसको आदि काव्य बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इतिहास काव्य। क्या बोलते हैं? इतिहास काव्य। ठीक है। ये भी क्या है, आपके संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ आ जाए कि संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो हम उसको क्या कह देंगे? महाकाव्य। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है आपका? संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। और लौकिक संस्कृत भाषा में काव्य रचना का आरंभ हम किसको मानते हैं? रामायण को मानते हैं। अगर हम बात करें आपके विश्वकोश की या डिक्शनरी की, तो उसी के समान भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का यहाँ पे निरूपण होता है। ये जो दोनों आपके महाकाव्य हैं, ये हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और बाद में जैसे बहुत सारे कवि आए, इन्होंने इनकी कथा के आधार पर अपने ग्रंथों की रचना की। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है बेटा? इन दोनों को बोला जाता है उपजीव्य काव्य, यानी कि जो आज तक जीवित हैं, जो काव्य आज तक जीवित हैं, उपजीव्य काव्य। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? हम करेंगे रामायण की। किसकी बात करते हैं हम? रामायण। सबने देखी है रामायण, बचपन से देखते आ रहे हैं रामायण को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आदि काव्य के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इसके रचयिता कौन है, अभी हमने किया था, कौन है, महर्षि वाल्मीकि। रचयिता कौन है बेटा इनके, महर्षि वाल्मीकि, जिनको आदि कवि भी बोला जाता है, महर्षि वाल्मीकि। इन्हीं को क्या बोला जाता है, आदि कवि। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, आदि कवि। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत हम 7 कांड कौन कौन से, जैसे आपका जो बाल कांड था, अयोध्या कांड हो गया, अरण्यक कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, आपका युद्ध कांड आ गया, और आपका जैसे उत्तर कांड आ गया। एक एक करके सब करेंगे। और हम क्या देखते हैं, 500 सर्ग, और इसके अंतर्गत कितने श्लोक आते हैं, कितने श्लोक आते हैं इसके अंतर्गत, 2400 श्लोक आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कैसी रचना है, ये छंदबद्ध रचना है। कैसी है, छंदोबद्ध रचना है, छंदोबद्ध रचना है। रामायण कैसी रचना है, छंदोबद्ध रचना है। छंदोबद्ध रचना है, इसका मतलब क्या है, इसमें मूलतः आपको 6000, पहले इसमें कितने थे, मूल रूप से सिर्फ 6000 श्लोक थे। ठीक है, लेकिन जैसे टाइम चेंज होता गया तो इसमें लास्ट में क्या रह गया, 1200 श्लोक, और लास्ट में 2400 श्लोक रह गए। ठीक है, जैसे टाइम चेंज होता गया। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, हमें राम कथा वर्णित है इसमें, इनके 7 कांडों, यानी कि जो आपका पहले से लेकर ये 7वां कांड है, उसमें इनके सब कुछ चीज़ जोड़ी गई है। तो हम इसको डिलीट कह रही हूँ, डिटेल में करते हैं। जैसे ना वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य के द्वारा जीवन के जो जितने भी आपके आदर्श मूलक होते हैं या शाश्वत मूल होते हैं, उन सबको निर्देश किया है। इसमें जैसे आपकी राजा प्रजा आ गया, पिता पुत्र आ गया, माता पुत्री आ गई, पति पत्नी, स्वामी सेवक आदि संबंधों का ना बहुत ही अच्छा आइडियोलॉजी पे इन्होंने अपना प्रस्तुत किया है। रामायण ना केवल प्रवर्ती संस्कृत कवियों को कथानक प्रदान किया, बल्कि बाद में जो हमारे मॉडर्न, हमारे भारतीय हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं के कवियों को भी राम कथा लिखने की प्रेरणा दी। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि कैसे क्या क्या चीज़ हुई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब रामायण की अगर आप कथानक से ही स्टार्ट कर दें तो हम कर सकते हैं, बस समझते जाना, आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, इससे डिटेल नहीं आएगा। जैसे आ जाए कि भाई रामायण के पात्र कौन कौन से हैं, अगर हम इनके पात्र की बात कर लें, रामायण में जो मुख्य पात्र हैं कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र सब बताओ कौन कौन से आते हैं रामायण में। आपके राम, पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, ये इनके मुख्य पात्र हैं। और भी पात्र हैं एक्सेट्रा, पर मेन सारी स्टोरी इन्हीं पे आती है। जैसे घटनाओं की बात करें तो हम घटनाएं, जैसे राम का जन्म आ गया, वनवास आ गया, सीता हरण आ गया, फिर युद्ध हो गया, लंका विजय हो गया, राम राज्य हो गया। अगर हम बात करें कि जो आपका रामायण है ये संस्कृत में तो वाल्मीकि जी ने लिख दी, जिसको हम आदि काव्य कहते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए कि अवधी में किसने एक्सप्लेन किया है, अवधी भाषा में, अवधी भाषा में किसने किया है बेटा, तुलसीदास की रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, कौन सी है, तुलसीदास की रामचरितमानस। अगर हम अन्य भाषाओं की बात कर लें, अन्य भाषाएं तो कौन कौन सी है, जैसे आपकी तमिल में किन्होंने किया है रामायण पर काम, कंब रामायण है, जैसे आपकी कंब रामायण। ठीक है, अगर बंगला की बात करें, बंगला भाषा की, तो उसमें आपकी कौन सी आ जाती है, कृतिवासी रामायण। ठीक है ना बेटा, जैसे वाल्मीकि को आदि कवि भी बोला जाता है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक थे, कई जगह आपको 2400 श्लोक भी देखने को मिलेंगे, और जब लास्ट में ये कहते हैं कि इसमें 24,000 श्लोक आ गए थे। रामचरितमानस में 7 कांड देखने को मिलते हैं।
फिर हम जैसे इसके दार्शनिक पक्ष की बात करें, अगर हम इसके दार्शनिक पक्ष की बात करेंगे तो दार्शनिक पक्ष में हमें क्या मिलता है? एक तो धर्म, जिसको हम कर्तव्य बोल देते हैं कि धर्म कर्तव्य पर इस पे काम हुआ है। नीति, आपका आदर्श शासन, जिसको हम राम राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम राज्य। ठीक है। न्याय और नारी की स्थिति, ये क्या थे? ये इसके दार्शनिक पक्ष हो गए। अगर हम राजनीतिक पक्ष की बात करें, इसमें किसकी बात करें? राजनीतिक पक्ष की बात करेंगे इसमें हम, तो राजनीतिक पक्ष में हम क्या क्या देखते हैं? राजनीतिक पक्ष में आ जाएंगे आपका, जैसे आदर्श राजा कौन थे? आदर्श राजा किनको माना गया है? राम को। किनको माना गया है? राम को। आदर्श मंत्री की बात करें, आदर्श मंत्री किनको माना गया है? आपके हनुमान जी को। किनको माना गया है? हनुमान और लक्ष्मण को। और बात करें रणनीति, बात किसकी करें? रणनीति की बात करें तो रणनीति में आप लोग क्या देखते हैं बेटा? रणनीति में हम देखते हैं जो हम युद्ध हुआ था राम रावण का, रणनीति। क्या देखते हैं? राम रावण का युद्ध। फिर अगर हम इसके साहित्यिक पक्ष की बात करें, किसकी बात करें? साहित्यिक पक्ष की बात करें तो साहित्यिक पक्ष में हम क्या देखेंगे कि जैसे वाल्मीकि की भाषा क्या थी? कौन सी थी? संस्कृत महाकाव्य लिखा था इन्होंने, संस्कृत महाकाव्य परंपरा। अगर हम तुलसीदास की भाषा की बात करें, अब इसमें सेकंड कौन से आ जाएंगे आपके? तुलसीदास की भाषा बताई थी आपको, अवधी और लोक भाषा का समावेश भी आपको उसमें देखने को मिलता है। तुलसीदास की भाषा की बात करें तो आपको कौन सी दिखती है? अवधी प्लस कौन सी? लोक भाषा का समावेश। अगर हम बात करें फिर इसमें किस किस चीज का यूज हुआ है साहित्यिक पक्ष में ही, इसमें आपको अलंकार भी देखने को मिले। अलंकार किसको बोल देते हैं हम हिंदी में? आभूषण, जिसको सजा धजा के बढ़ा चढ़ा के इस पे बिल्कुल सुसज्जित करके इसको लिखा जाता है। आपके रस कौन कौन से रस हुए? श्रृंगार रस, जैसे वीर रस, ये आगे। और छंद का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम इतिहास और समाजशास्त्र के उसमें देखें तो भारतीय समाज में रामायण का सांस्कृतिक प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। और आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड में हो गया, यहाँ पे भी राम कथा का प्रसार आपको काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें आगे कि भाई आपके जैसे भाई तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी उसमें आपके 7 कांड थे। कंब रामायण तमिल में लिखी गई, बांग्ला में कृतिवासी रामायण थी, जैसे जानपद रामायण आदि ये देखते हैं। और आपको ये पता है कि जैसे अगर हम बात करें अयोध्या से स्टार्ट होता है रामायण का खेल। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? अयोध्या से स्टार्ट होता है। सबको पता है राम कहाँ के थे? अयोध्यावासी थे। अयोध्या के एक राजा होते थे, कौन थे? राजा दशरथ। कौन थे? राजा दशरथ। इनके कितने पुत्र थे बेटा? इनके 4 बेटे थे। कौन कौन से थे? राम। कौन कौन से थे? राम, फिर आपके भरत, लक्ष्मण, और लास्ट कौन से थे? शत्रुघ्न। कौन से थे? शत्रुघ्न। ये 4 बेटे थे इनका। जो राम है, राम का विवाह किन से? देखो चारों भाइयों का विवाह एक ही घर में होता है, पर गए थे ये राम के विवाह के लिए, हो गई शादी वहां चारों बेटों की। तो राम का विवाह किससे होता है? मिथिला नरेश की बेटी। मिथिला आज का कहाँ पर है? आपके नेपाल में। ठीक है। उनकी किन से हुआ? उनकी पुत्री थी सीता, इनके साथ विवाह हुआ। फिर क्या होता है भाई? कैकेयी के वचन से
दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, क्योंकि कैकेयी ने एक युद्ध में दशरथ की मदद की थी, तो वहां पे कैकेयी ने उनसे वचन लिया था। उस वचन में उन्होंने एक मांगा कि मेरा बेटा भरत राजा बने और दूसरा राम को 14 साल का वनवास मिले। चलो वनवास पे चले गए, वहां पे सीता हरण हो जाता है। भाई सीता हरण किन के द्वारा हुआ? रावण के द्वारा हुआ। सीता को लंका ले गए, यानी कि श्रीलंका ले गए। फिर उसमें आपने हनुमान का पराक्रम देखा कि भाई कैसे समुद्र लांघ के गए, सीता को संदेश पहुंचाया। फिर राम रावण का युद्ध हुआ, रावण वध हुआ। फिर राम का अयोध्या लौटकर राम राज्य स्थापित करना हुआ। ठीक है, ये थे इसके जैसे आपकी जो स्टोरी टेलिंग्स है वो सब कुछ चीज़ आ जाएगी इसमें। आपने देखा होगा कि जो रामायण में आपके जो मुख्य पात्र थे, जैसे राम थे, इनको हमने क्या बोल दिया? आदर्श पुरुष हैं। सीता को बोल दिया आदर्श नारी हैं। लक्ष्मण को बोल दिया भातृभक्ति के हैं। भरत को त्याग का पात्र बोला गया, क्योंकि ये तब तक गद्दी पर नहीं बैठे। ठीक है, हनुमान को हम क्या बोल देते हैं? भक्ति और शक्ति के प्रतीक। रावण को हम क्या बोलते हैं? विद्वान लेकिन अहंकारी। क्यों बोला? क्योंकि रावण ना बहुत विद्वान था, सिर्फ उसका अहंकार उसको ले डूबा, और अहंकार हर इंसान को ले डूबता है। मैं की फीलिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए। जिस इंसान में मैं की फीलिंग होगी ना, वो मैं ही रह जाता है, वो कभी भी हम में काउंट नहीं होता। और हमेशा ग्रोथ, सक्सेस और ये कहते हैं ना पीसफुल लाइफ जो जीता है वो हम वाला जीता है, मैं वाला कभी भी नहीं जीत सकता। ना वो अच्छी लाइफ जी सकता, ना वो किसी को अच्छी लाइफ दे सकता जिसमें मैं हो, कि मैं ही हूं जो हूं। मैं से दुनिया चली है क्या? मैं से तो आज तक एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। आप मैं से क्या चलाने की कोशिश कर रहे हो? समझ रहे हो? एक बेबी भी कब आता है? जब दो इंसान हो, हस्बैंड वाइफ हो, तभी बेबी आता है। एक मैं से कभी बेबी आया और बेबी से आने के बाद ही सृष्टि चलती है, या मैं से सृष्टि चलती है? ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ही खतरनाक शब्द होता है। हाँ, ऐसे कह सकते हो खुश रहने के लिए मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, अगर आपके चारों तरफ नेगेटिव एनवायरनमेंट है। बट अगर आप समाज में रह के ये दिखा रहे हो मैं हूँ, या घर में रह के दिखा रहे हो मैं हूँ, तो बेटा आप मैं में अकेले ही रह जाते हो। ठीक है, कभी दूसरे को नीचे गिराने का मत सोचो। जितना दूसरे को नीचा गिराने का सोचोगे उतना खुद नीचे जाओगे। इससे अच्छा है दूसरे को छोड़ दो जिसके साथ आपकी नहीं बन रही, और खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो अब हम करें राम। अभी बताया आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया उनको। क्यों बोला गया है? क्योंकि कर्तव्य और धर्म का पालन करने वाले हैं ये। कौन? राम। सीता को क्या बोला गया है? त्याग और सहनशीलता का आदर्श। रावण को क्या बोला गया है? विद्वान प्लस अहंकार का प्रतीक। हमें क्या संदेश मिलता है रामायण से? धर्म बनाम अधर्म, यानी कि कर्तव्य बनाम स्वार्थ। ठीक है, हमें क्या संदेश मिलता है रामायण से? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन सा है? धर्म बनाम अधर्म, कर्तव्य बनाम स्वार्थ, यानी कि अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बनाम स्वार्थ। ठीक है, अगर हम राजनीतिक पक्ष की बात करें या प्रशासनिक पक्ष की बात करें तो राम राज्य, यानी कि आदर्श शासन की व्यवस्था, राज्य शास्त्र, नीति, कूटनीति, युद्ध रणनीति, नेतृत्व की बात करें तो राम ने जो सहयोगियों को साथ लेकर चलना सीखा। यही तो ना लीडरशिप क्या होती है? आपके आसपास जितने भी आपके सहयोगी हैं उनको साथ लेकर चलना। प्रबंध, वानर सेना को संगठित करना किन्होंने किया था? मैनेजर कौन थे? आपके हनुमान। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई समाज शास्त्री या सांस्कृतिक पक्ष की बात करें तो नारी की स्थिति, जैसे सीता का स्तर हो गया, जीवन स्तर हो गया, स्त्री सम्मान पर विमर्श आ गया। और बात करें कि भाई हमारे भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, भाई नाटक बनते हैं आज तक रामायण पे, आपने देखा होगा 9 दिन तक चलती है हमारे रामायण की, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं, नाटक चलते हैं, कला, नृत्य, मंदिर शिल्प हो गए। विदेशों में आप जैसे इसका प्रभाव देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो थाईलैंड है, थाईलैंड हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, कौन कौन से? थाईलैंड हो गया, जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया, जो ये आपकी
कंट्रीज है, यहाँ पे राम कथा आज भी जीवित है। मैं आपको स्टोरी क्यों नहीं बता रही, क्योंकि स्टोरी तो सबको पता है बेटा कैसे क्या क्या चीज हुई थी। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वाल्मीकि रामायण को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा रामचरितमानस किस भाषा में रचित है, हमें पता है तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीदास ने अवधी भाषा का यूज किया था। फिर जैसे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे आगे, और भी चीज देखते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई कृतिवासी रामायण किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में है। कंब रामायण किस भाषा में है, तमिल भाषा में है। जनपद और लोक रामायण किस में है, इसको भी आप लिख लो, ये शायद मैंने पीछे लिखवाया नहीं है, अभी मेरे दिमाग में आया है। जनपद और लोक रामायण किस में है बेटा, ये जो आपके देश और प्रदेश के अलग अलग संस्करण हैं, देश प्रदेश के अलग अलग संस्करण को हम क्या बोलते हैं, जनपद या लोक रामायण। अब बात आ जाए कि भाई तथ्यों की, राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, रावण थे, इन सब की बात आ जाए, हमने दार्शनिक पक्ष कर लिया, राजनीतिक पक्ष कर लिया, सांस्कृतिक पक्ष कर लिया, सांस्कृतिक पक्ष कर लिया, विशेषता पे भी हमने बात कर ली। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जैसे रामायण में कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं बेटा, 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। अगर हम मॉडर्न उसमें बात करें रेवेलेंस में, तो जैसे राम राज्य को हम किस में ले जाएंगे, वेलफेयर स्टेट या इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंडर ले जाएंगे। राम को हम आदर्श नेतृत्व, निर्णय क्षमता वाले बता देंगे। हनुमान को हम आपका समर्पण और दक्षता वाले बता देंगे। सीता को नारी सशक्तिकरण, धैर्य का प्रतीक बता देंगे। रावण को हम क्या कह देंगे, टैलेंट प्लस ईगो। ठीक है, रावण को हम क्या कहते हैं, टैलेंट प्लस ईगो। टैलेंट प्लस ईगो दोनों आ जाएं तो क्या होता है, उस इंसान का पतन होता है। इस चीज को याद रखना। रावण किस चीज के प्रतीक थे, विद्वान पर अहंकारी, यानी कि टैलेंट प्लस ईगो किस चीज का प्रतीक है, आपके पतन का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है बेटा, पतन का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है, पतन का प्रतीक है। किस चीज का है, पतन का प्रतीक। क्या, टैलेंट प्लस ईगो। ठीक है, और क्या रह गया इसमें भाई, आपका कांड रह गए ना, कांड जो आपके कांड थे वो करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करें कि भाई कहानी पे लेके चलें, तो राम क्या थे, अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, बचपन से ही आज्ञाकारी और सच्चे थे। उन्होंने 14 साल का वनवास भी काटा और रावण को हराया। ठीक है, अगर हम कहानी तो छोड़ो बेटा, ठीक है, जैसे राम के लिए हम बोल देते हैं कि राम केवल राजा नहीं थे बल्कि आदर्श शासक थे। उनका राम राज्य क्या है, एक वेलफेयर स्टेट का प्रतीक है जहां सब बराबर हैं। हनुमान के लिए बोल दें, हनुमान सिर्फ भक्त नहीं थे बल्कि एक आइडियल मैनेजर थे जिन्होंने वानर सेना को संगठित किया। अगर हम सीता की बात करें तो सीता केवल पत्नी नहीं बल्कि धैर्य और सहनशीलता की प्रतीक थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया। राम राज्य का मतलब क्या होता है, क्या होता है राम राज्य, हमने राम राज्य काफ़ी बार बोल लिया। होता क्या है राम राज्य, राम राज्य ऐसी जगह होती है, ऐसा राज्य होता है जहां सब खुश होते हैं, कोई गरीब भूखा नहीं होता, सबके साथ इक्वल न्याय होता है। अगर हम बात करें कि तुलसीदास ने भी न्याय, समृद्धि और सुख का प्रतीक बताया है आपके राम राज्य को। ठीक है, राम राज्य सिर्फ धार्मिक आदर्श नहीं था बेटा, ये एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल था जिसमें आपकी इक्वालिटी आ जाती है, जस्टिस आ जाती है, गुड गवर्नेंस की अवधारणा आ जाती है। ठीक है,
जैसे आज की राजनीति, क्या राम राज्य शब्द, ये आज का जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है बीजेपी का, देखो मैं बीजेपी कांग्रेस में किसी की साइड नहीं लेती कभी भी, लेकिन जो आजकल नारा चल रहा है राम राज्य शब्द का, क्या एक्चुअल में राम राज्य है भारत? है भारत? क्योंकि राम राज्य क्या है? राम राज्य एक वेलफेयर स्टेट मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आपकी इक्वेलिटी, जस्टिस और गुड गवर्नेंस की अवधारणा थी। क्या आज के दिन हमारी इक्वेलिटी है? बिल्कुल नहीं है। जस्टिस ढंग से होता है? नहीं होता। गुड गवर्नेंस है? नहीं है। ठीक है, तो आज के दिन हम नारा दे देते हैं कि हाँ भाई चलो भाई हम राम राज्य स्थापित करेंगे। राम राज्य ऐसे स्थापित नहीं हो जाता। चलो अब हम कांड देखते हैं। टोटल कांड कितने थे बेटा? कांड थे टोटल 7। ठीक है, एक एक करके सबको करते हैं। जैसे पहला कौन सा था आपका? बाल कांड। कौन सा था? बाल कांड। बाल कांड में किस चीज का जिक्र देखने को मिलता है? बाल कांड में आपको राम का जन्म और उनका बचपन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, बहुत आज्ञाकारी और विनम्र थे, सीता से उनका विवाह हुआ। और अगर हम उसमें बात करें तो दशरथ हो गए, दशरथ की वाइफ होगी, 3 वाइफ थी। कौन कौन सी थी? दशरथ की वाइफ, कितनी पत्नियां थी दशरथ की? कितनी थी बेटा? 3 थी। कौन कौन सी थी? कौशल्या। राम किनके बेटे थे? कौशल्या के। सुमित्रा, कैकई। देखो मैं इनको बिल्कुल भी आपको स्टोरी में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि आप उस एज में हो जहां पे आप स्टोरी नहीं, सिर्फ फैक्ट देखो। ठीक है, जनकपुरी के जो राजा थे मिथिला के, धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया राम ने। ठीक है, जैसे राम के बचपन का जिक्र हो गया, आदर्श पुत्र थे, जनकपुरी में धनुष तोड़ा। ठीक है, समाज में विवाह संस्था का महत्व दिखाया। ये सब किस में हमें देखने को मिलता है? बाल कांड में। फिर सेकंड आपका कौन सा आ जाता है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में हम क्या देखते हैं बेटा? अयोध्या कांड आपका आ जाएगा वनवास की शुरुआत, जहां कैकेयी ने जो अपने 2 वचन मांगे थे, उनमें वचनों को दशरथ को पूरा करने के लिए बोला। इसमें हम क्या कह देंगे? अयोध्या कांड में वनवास की शुरुआत देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वनवास की शुरुआत। जैसे कैकेयी ने जो वरदान मांगे थे, उससे दशरथ की मृत्यु भी हो गई भी बाद में, जैसे भाई राम चले जाते हैं वनवास पे, और राम सीता लक्ष्मण का वनगमन देखते हैं हम इसमें। ठीक है, जैसे जो ये आपका अयोध्या कांड है, यहाँ पे आप त्याग और कर्तव्य का प्रतीक इसको कह सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? त्याग और कर्तव्य, क्योंकि राम ने क्या किया था? त्याग भी किया था और कर्तव्य भी निभाया था अपना। ठीक है, यहाँ से आप जैसे गवर्नेंस का आइडियल, राजा की प्रतिज्ञा क्या थी? जनता के सामने बड़ी थी उस टाइम पे। थर्ड में आप क्या देखते हो? आपका आरण्यक कांड। थर्ड कांड कौन सा था बेटा? आरण्यक। आरण्यक किसको बोला जाता है? आरण्यक बोला जाता है जंगल को। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? राम के वनवास के जीवन, वनवास का जीवन किस में देखने को मिलता है? आपका तीसरा कांड अरण्यक कांड। ठीक है, इसी में आपको जो आपका शूर्पणखा थी, रावण की बहन थी, उनकी स्टोरी आ जाएगी। खर दूषण वध आ जाएगा इसमें, जटायु प्रसंग भी आ जाएगा, और राम के द्वारा जो सीता का हरण था वो भी आप में इसको देखने को मिलेगा। अगर आप आरण्यक कांड की बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अहंकार, अहंकार किसका था? रावण का। अहंकार और वासना, वासना किसकी थी? शूर्पणखा की थी। सत्य और धर्म दिखता है इसमें। ठीक है, इसी में आप जटायु का बलिदान देखेंगे कि कैसे सीता को बचाते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ठीक है, यानी कि ड्यूटी बियॉन्ड लाइफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा कांड है भाई? चौथा है बेटा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड क्या थी? हनुमान की और वानर सेना थी। चौथा कांड कौन सा है हमारा? भाई देखो स्टोरी मैं क्यों नहीं सुना रही, अगर स्टोरी सुनाने लगी तो 20 दिन तो यही ले लेगा।
किशिकंधा कांड, किशिकंधा कांड किस पर था? हनुमान और वानर सेना का जिक्र था। ठीक है, जैसे आपका इसमें सुग्रीव बलि संघर्ष आ गया, बाली का वध आ गया, हनुमान की राम भक्ति का परिचय आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें हम क्या कह देंगे कि हनुमान का आइडियल डिप्लोमेट प्लस मैनेजर के रूप में। ठीक है, ये देखेंगे आप कि भाई ये रूप सामने आता है। ठीक है, सुग्रीव से संधि देखने को मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी? सुग्रीव से संधि, सुग्रीव से संधि इसको हम क्या बोल देते हैं आज के दिन? जैसे आपका पॉलिटिकल अलायंस होता है ना, बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल अलायंस का, सुग्रीव की संधि का। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका? सुंदरकांड, जिसको हम लोग बड़े शौक से अपने घरों में करवाते हैं। सुंदरकांड कौन सा बेटा? सुंदरकांड। सुंदरकांड में हमें क्या देखने को मिलता है? हनुमान की लंका यात्रा। क्या देखने को मिलती है? हनुमान की लंका यात्रा, कि कैसे हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका गए और सीता माता को ढूंढ लिया। ठीक है, अशोक वाटिका में सीता का मिलना हुआ उनसे, रावण की सभा में संदेश दिया और फिर लंका का दहन किया। वो आग वगैरह उनकी पूंछ से, भाई ये काल्पनिक कथा है या क्या है? तो ये कांड हमें क्या दिखाता है? ये कांड किस चीज का प्रतीक है बेटा? ये कांड प्रतीक है हनुमान की भक्ति का और साहस का। ठीक है, जैसे भी हनुमान के कार्य मॉडर्न इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे लगते हैं। कैसे कार्य लगते हैं हनुमान के? इसमें हनुमान के कैसे कार्य लगे बेटा? इसमें हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ऐसे कार्य लगे। फिर नेक्स्ट कांड कौन सा है? छठा कांड आपका कौन सा है बेटा? युद्ध कांड। कौन सा है? युद्ध कांड। युद्ध कांड कौन सा था? लंका युद्ध। लंका युद्ध किस किस के बीच में था? राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण को हराया। इसमें आप क्या क्या देखते हो कि भाई जो राम सेतु था, सेतु का निर्माण। ठीक है, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, राम रावण युद्ध, और क्या देखते हैं? विभीषण का राम को साथ। कहते ना एनवायरमेंट हमको बिगाड़ देता है। एक विभीषण था जो रावण के उसमें होते हुए भी एक राम का साथ दिया। एक कैकई थी जो अयोध्या वासी, राम राज्य वासी होते हुए भी वो इतनी कपटी थी। आजकल आप रील्स वगैरह देखते हो तो उसमें एक डायलॉग चला हुआ है कि जिस घर में कैकई जैसी सास और मंदरा जैसी ननंद हो, वहाँ पर बहू का वनवास निश्चित है। और ये कहीं ना कहीं 100% श्योर है, क्योंकि ऐसी ही लेडीज अपने बच्चों का घर बर्बाद करती हैं और उनका नुकसान करते हैं। ठीक है, किस लिए? कैकई को भी क्या चाहिए था? भरत के उसमें खुद का राज करना था। मंदिरा को क्या चाहिए था? अपनी माँ का राज देखना था। बस हो गया, माँ का तो क्या कहोगे, वो तो उसकी नौकरानी थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? एक सेकंड रुकना।
तो हम कहाँ थे भाई? हम थे युद्ध कांड में। और हम क्या कर रहे थे? उस डायलॉग की बात कर रहे थे। किस डायलॉग की बात कर रहे थे? कि जिस घर में कैकई जैसी सास और मंथरा जैसी ननंद हो, वहां पर क्या रहता है? बहू का वनवास होता है। वही सेम चीज थी, बहू का वनवास, यानी कि सीता का वनवास हुआ। सीता गई किसके साथ थी? अपने पति के साथ थी, लेकिन वनवास तो उस बहू ने ही किया ना। और असली वनवास किसने काटा? लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला ने। ठीक है, सीता तो फिर भी अपने पति के साथ थी, वो कहाँ थी? असली वनवास तो उर्मिला ने काटा। ठीक है, छोड़ो इन सब स्टोरीज को। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा कांड है? उत्तरकांड। कौन सा है बेटा? उत्तरकांड। उत्तरकांड में हम क्या देखते हैं? उत्तरकांड में हम देखते हैं राम राज्य की स्थापना। ठीक है, राम अयोध्या लौटकर राजा बनते हैं, सब लोग खुश हुए। ठीक है, राम राज्य का वर्णन हुआ। राम राज्य किसको बोला गया? जहां कोई दुखी ना हो, भूखा न हो या अन्यायी न हो। इसको क्या बोलते हैं हम? राम राज्य। ठीक है, जैसे आप देखोगे राम राज्य में हम आदर्श शासन का, आदर्श शासन जिसको हम क्या बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, राम राज्य जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इक्वालिटी प्लस जस्टिस प्लस गुड गवर्नेंस। तो समझ में आया? समझ में आ गए कांड सारे? कौन कौन से कांड हैं? आ गया क्या समझ में? बाल कांड किस चीज का था? राम का परिचय, जन्म, उनका विवाह। जैसे दशरथ के वंश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम का बचपन कैसा था? सीता स्वयंवर, उनका विवाह हुआ। ठीक है, जनकपुर का, जैसे आपके भाई विवाह कहाँ हुआ? जनकपुरी में। जैसे दशरथ की चारों पत्नियां थी, कौन कौन सी थी? चारों पत्नियां, जैसे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा थी। 4 नहीं थी, 3 पत्नियां थी। उनके वरदान की कथा थी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म, उनका राजकीय वातावरण दिखाया गया है। राम का शिक्षा, विकास, गुण दिखाना, सत्य आज्ञा और आज्ञा पालन करना दिखाया गया है। जनकपुरी, सीता का जन्म, उनका पालन और स्वयंवर और धनुर्विद्या, जो धनुर्भंजन था ना, राम ने विवाह करते हुए जो धनुष तोड़ा था। इसमें आपको गुरु शिक्षा भी देखने को मिलती है। जैसे वशिष्ठ इनके गुरु थे, वशिष्ठ आदि का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। राज्य विधान का संक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? बाल कांड था। अगर समझने के लिए और भी एक्सप्लेन करें तो बेटा देखो ऐसा है, अयोध्या में राजा के दशरथ के 4 बेटे थे। राम सबसे बड़े थे, बहुत नेक दिल इंसान थे। एक दिन आपके मिथिला की राजकुमारी सीता का स्वयंवर हुआ, जिसमें राम ने धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। राम ने हमेशा सच्चाई और माता पिता का आदर किया। ठीक है, अब इसमें आपको याद करने वाले कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे आपके बाल कांड में? जैसे कि भाई लेखक वाल्मीकि का नहीं, ठीक है, पर कांड में जन्म कथा और विवाह वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप क्या करोगे? रामचरितमानस, सीता स्वयंवर देखने को मिलता है, धनुष भंजन का प्रसंग। इसमें आपको मुख्य जो करेक्टर देखने को मिलेंगे कौन कौन से देखने को मिलेंगे? दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन थे? इनके गुरु थे। और जनक। ठीक है, और बात आ जाए फिर, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बाल कांड का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व बताइए, क्या महत्व था? हम बाल कांड का परिचय देंगे कि कैसे स्वयंवर से सामाजिक व्यवस्था बनी, विवाह संस्कार हो गया, राम का आदर्श चरित्र हो गया, राजधर्म हो गया, उनका गुरु शिष्य परंपरा को महत्ता दी गई। बाल कांड ने राम की नैतिकता और नेतृत्व की नींव रखी, जो आगे के निर्णयों में दिखाई देती है। ठीक है, फिर दूसरा आपका कौन सा था? अयोध्या कांड। कौन सा था बेटा? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में हम क्या देखते हैं? राजसत्ता का
कैकेयी का वरदान और वनवास देखते हैं अयोध्या कांड में कि भी कैकेयी का वरदान मांगना, दशरथ की जो प्रतिज्ञा थी, राम का 14 वर्षों का वनवास हो गया, भरत का अनुशासन और दशरथ की मृत्यु, ये किस में देखते हैं हम? अयोध्या कांड में है। तो देखो, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो एक मैं ये भी बता देती हूँ आपको, जैसे जो दशरथ थे, राजा दशरथ थे, उनका राजसी वातावरण कैसा था, राज्य की समस्याएं कैसी थी। दूसरा आ जाएगा इसमें कैकेयी का द्वितीय वरदान मांगना, भरत को तो राज सौंपना और राम को वनवास सौंपना, उसके कारण और रीजन क्या बने, राम की आज्ञाकारिता से वनवास स्वीकार करना, सीता लक्ष्मण का साथ वनवास में जाना राम के, दशरथ की मृत्यु होती है और भरत का उत्तरागमन होता है, भरत का विनम्रता और त्याग देखने को मिलता है कि राम का राज्य लेने से मना करना, ये सब हमें देखने को मिलता है। भरत का राम के पग चिन्ह लेकर शासन की प्रतीकात्मकता, नैतिकता का प्रदर्शन करना, ये हमें किस में दिखता है बेटा? अयोध्या कांड में। ठीक है, कि भी राम ने अपने पिता की बात मान ली और सजा सवाल नहीं किया कुछ भी कि भी मुझे वनवास क्यों मिल रहा है, क्यों, इसीलिए वो सत्य के लिए तैयार थे। भरत ने राम से राजा बनने के लिए मना कर दिया और राम के चरण चिन्ह अयोध्या लेकर बैठ गए। यह त्याग, ये किस चीज को दिखाता है आपको? त्याग और भाईचारे का उदाहरण है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ जाए, राम का वनवास कितने वर्षों का था? 14 वर्षों का था। राम ने अयोध्या में किसे प्रतीकात्मक रूप में देखा? भरत ने अयोध्या में किसे प्रतीकात्मक रूप में रखा? किसे रखा था? राम के पग चिन्हों को रखा था। ठीक है, तीसरा क्या था आपका? आरण्यक कांड। आरण्यक कांड क्या था? वनवास का जीवन था भाई, कैसे संकट हुआ, कैसे हरण हुआ सीता का, वो सब देखने को मिलता है। जैसे वन में जीवन कैसे व्यतीत हुआ, जो शूर्पणखा थी उसका प्रसंग आ जाएगा, जटायु की गति के ऊपर बात आ जाएगी, सीता हरण की बात आ जाएगी। या अरण्यक कांड में हम क्या देखते हैं? संकट और मानवीय परीक्षा। ठीक है, कि भाई जंगल जीवन कैसा था, राम सीता लक्ष्मण की दिनचर्या क्या थी, शूर्पणखा का प्रसंग, भाई उसकी नाक काटी गई थी। ठीक है, यहाँ पे ही आपको खुरदूषण का वध देखने को मिलता है, जटायु का सीता को बचाने का प्रयास और उसका बलिदान आप देखने को मिलेगा अरण्यक कांड में। ठीक है, मर्यादा संकट, जैसे मर्यादा पे संकट आया, जैसे सीता का रावण द्वारा हरण हुआ तो विमान, शक्तिशाली रावण, ये सब इन चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ। राम लक्ष्मण की खोज प्रयास हुई, युद्ध की तैयारी हुई, हनुमान, वानर सेना, ये सब आपको किस में देखने को मिलती है बेटा? आरण्यक कांड में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट कौन सा था? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड क्या था? वानर राज्य, सुग्रीव वाली कहानी देखेंगे, हनुमान का परिचय देखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे सुग्रीव वाली का जो संघर्ष हुआ था, बाली वध हुआ, फिर सुग्रीव राम मित्रता हुई उनकी दोनों की, हनुमान का पहला परिचय हुआ और उनका भक्ति प्रदर्शन हमें किस में देखने को मिलता है? किष्किंधा कांड में। ठीक है, कि भी राम लक्ष्मण की किष्किंधा आगमन हुआ, सुग्रीव का प्यार याचना थी जो उसकी पत्नी थी, उसका बाली के साथ संधि वाला संदर्भ हुआ, फिर बाली का वध हुआ, रणनीति के आधार पर हुआ, फिर जो सुग्रीव था उसके सिंहासन पर वो लौटा है, हनुमान का राम भक्ति में जो समर्पण था वो हमें देखने को मिला है, हनुमान का परिचय और बाद में लंका खोज अभियान की तैयारी, वानर सेना का संगठन, सेतु निर्माण की तैयारी, ये सब हमको किस में देखने को मिलती है? किष्किंधा कांड में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है बेटा? किष्किंधा कांड में देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, किष्किंधा कांड में किसने सुग्रीव का समर्थन किया था? किसने किया था? राम ने। क्वेश्चन आ जाए, हनुमान किसके भक्त के रूप में जाने जाते हैं? राम के भक्त के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? सुंदरकांड, यानी कि हनुमान की लंका यात्रा और सीता से मुलाकात आ गई। इसमें जैसे हनुमान का समुद्र पार करना, काफी उत्साह और अद्भुतता थी। वो लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता का पता लगाया, सीता से बातचीत की और राम का संदेश दिया, वो रिंग वगैरह दी थी। रावण की सभा में हनुमान पकड़े भी गए। ठीक है, पुतनागिरी देखी हमने, पुतला दहन देखा, हनुमान की शक्ति देखी, कैसे उन्होंने आग लगाई। वापसी पे राम को सूचना देते हैं, कहते हैं भाई युद्ध की तैयारी कर लो, कुछ नहीं रखा इसमें। ठीक है, ऐसे रावण नहीं छोड़ने वाला, वो बिना मरे छोड़ेगा नहीं। तो सुंदरकांड में किसने लंका जलाई थी? किसने जलाई थी सुंदरकांड में लंका? हनुमान ने। हनुमान ने किस जंगल में और कहाँ सीता को ढूंढा था? अशोक वाटिका में। फिर सिक्स्थ क्या आ जाता है बेटा आपका? युद्ध कांड। युद्ध कांड में आपको क्या देखने को मिलता है? सेतु निर्माण और लंका से युद्ध।
ठीक है। जैसे सेतु निर्माण वानर सेना द्वारा बनाया गया था समुद्र पार करने के लिए। भूमि पर उतरना हमें दिखता है कि विभीषण का साथ मिलता है राम को और उनका शासन हेतु समर्थन मिलता है। युद्ध दिन देखें तो कई वीरों का वध हुआ, जैसे मेघनाद भी मरे, भाई कुंभकर्ण भी मरे, सब मरे हैं, थे तो ये वीर ही। अगर हम अर्जुन समान प्रतीक युद्ध रणनीतियां देखें तो रावण और उनकी शक्तियां, काफी शक्तिशाली आदमी थे वो। रावण वध की बात करेंगे हम कि भाई अग्नि परीक्षा, और इसी में हम क्या देखते हैं भाई, अग्नि परीक्षा विषय भी हमें इसी चीज में देखने को मिलता है, पर वो किस में मिलता है, उत्तरकांड में देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन आ जाए बेटा, राम सेतु किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, वानर सेना द्वारा बनवाया गया था। युद्ध कांड में किसका साथ देकर विभीषण रावण से अलग हुआ, किसका साथ देकर अलग हुआ था, राम का। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, उत्तरकांड। उत्तरकांड में हम क्या देखते हैं, राम राज्य शासन और अंत, यानी कि अयोध्या वापसी हुई राम की, राज्याभिषेक हुआ उनका, राम राज्य का वर्णन हुआ, जहां हमें न्याय, समृद्धि और जन कल्याण देखने को मिलता है। जैसे फिर बाद में क्या हुआ भाई, सीता की आलोचना हुई जनता द्वारा, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, क्योंकि वनवास था वो एक विवादित कथनक था। लव कुश कथा आई। फिर लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा आपका, राम का पृथ्वी पर त्याग, परलोक में जाना, कुछ परंपराएं इस तरह समाप्त हो गई। तो ये क्या था बेटा आपका, उत्तरकांड था। क्वेश्चन आ जाए, उत्तरकांड में किस विषय का वर्णन मिलता है, राम राज्य का मिलता है। राम राज्य किसके लिए आदर्श माना जाता है, वेलफेयर गवर्नेंस के लिए माना जाता है। ठीक है, ये था आपका रामायण। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, महाभारत। इतना ही करो, स्टोरी वटोरी में मत जाना भाई ज़्यादा, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन